बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर फिज़िक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले हमने एक छोटी सी डिस्कशन जो है वो करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर दो वायर्स जिनमें करंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमने ये कंसेप्ट वहाँ पर पढ़ा। तो उस कंसेप्ट की रीज़न जो है वो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दो वायर जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्शन कैसे होता है? अब अगर आप देखें इन कंडक्टर्स को, ये समझ रहे हैं कि ये दो कंडक्टर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जब आप इस पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द बनाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी आप ये समझें कि ये सेंटर में क्या पड़ी हुई है, वायर है ये, और इस वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है आउट ऑफ द बोर्ड, इसलिए मैंने डॉट का सिंबल जो है वो यहाँ पर लगाया है। तो ये डॉट का सिंबल करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर किया गया कि आउट ऑफ द बोर्ड है। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो राइट हैंड रूल जो हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने दाएं हैंड यानी जो दायां हाथ है इसकी मुट्ठी में जो है वो पकड़ना है। थंब को जो है वो आपने बिल्कुल क्या करना है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस वक्त करंट आउट ऑफ द बोर्ड है तो मैं इसकी डायरेक्शन में करता हूँ। राइट हैंड की ये जो फिंगर्स की कर्लिंग है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं। अब एक दूसरा कंडक्टर जो बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस कंडक्टर में भी करंट जो है वो क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, यानी वो बाहर की तरफ है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह से इन दी फॉर्म ऑफ क्या होंगी, सर्कल होंगी। और ये सर्कल बिल्कुल इस तरह के मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब को किया और ये मेरे राइट हैंड की फिंगर जो है वो इस तरह से कर्ल कर रही हैं, ठीक है। अब अगर आप सिचुएशन ये देखें कि इन दोनों वायर्स के दरमियान वाला इलाका, ये जो दरमियान वाला इलाका है, इसमें एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ये एरोज़ अपवर्ड दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड के एरोज़ डाउनवर्ड हैं। इसका मतलब है यहाँ पर दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को अपोज कर रही है, पहली वायर की फील्ड और दूसरी वायर की फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर मैं इस वायर के दाएं जानिब देखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है और इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड होगी। इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है ये वाले रीजन के मुकाबले में। और अगर लेफ़्ट साइड देखें, इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड, और जब इस वायर की लेफ़्ट साइड पे आते जाएंगे तो इसकी फील्ड भी डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमने ये कहा था कि हमेशा कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगती है। तो ये वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी इससे मत में, ये वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी इससे मत में, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। दूसरी सिचुएशन ये थी कि टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वो दो वायर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं। एक का करंट उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, सेम मैंने डॉट लगाया, यानी करंट आउट ऑफ द बोर्ड है। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो हम यूँ सर्कल्स लगा लेते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड रूल। होपफुली अब आपको ये एटलीस्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरी वायर है जिसका करंट अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का सिंबल मैंने लगाया है करंट के लिए इनटू द बोर्ड। अब ज़रा सिचुएशन देखें, ये अगर मैं कंडक्टर यूँ रख दूँ, मैं यूँ करता हूँ कि ये मैं अपना थंब जो है वो डाउनवर्ड, क्योंकि इनटू द बोर्ड है। अब मेरे राइट हैंड की फिंगर यूँ कर्ल करेंगी, यानी इधर से ऊपर की जानिब। तो अब मैं अगर सर्कल इसके इर्द गिर्द बनाऊँ तो अब सिचुएशन देखें, ये थंब डाउनवर्ड था, ये फिंगर इस तरह से इधर से ऊपर की जानिब और इधर से यूँ नीचे की जानिब, और फिर ये दूसरी वाली भी एक मैं लाइन लगा लेता हूँ। अब सिचुएशन देखें क्या बन रही है, इन दोनों वायर्स के दरमियान में इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड के एरोज़ भी अपवर्ड हैं, इसके भी एरोज़ अपवर्ड हैं। इसका मतलब है यहाँ पर तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखें
इस वायर के दाएं जानिब ये जो एरोज एंड डाउनवर्ड है, ठीक है, ये वाली वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के दाएं जानिब अपवर्ड है। इसका मतलब है इस रीजन में ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगी, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलेटिवली वीक हो जाएगी। यहाँ पर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यूँ डाउनवर्ड है, इस वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड जब इसकी लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं तो ये अपवर्ड एरोज शो कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पर भी ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो अब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, इस कंडक्टर पे स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ इस तरफ फोर्स लग रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या आ रही हैं, दूर हट रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके डिफरेंस की वजह से जो है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल जो है वो करती हैं। तो ये आपके पास जो है वो पहली आपने सिचुएशन देख ली। इसके बाद एक एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 14.1। मैं उसकी स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ और साथ साथ देखता हूँ कि उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो स्टेटमेंट है अ 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो सबसे पहले तो आपको लेंथ बता दी है, कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर। यानी मैंने सिर्फ क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया 100 से। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, आई की वैल्यू जो है वो आपको बता दी है कि इसमें 10 एम्पेयर करंट, ये पहले ही स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, 0.30 टेस्ला, इसके बराबर है, ठीक है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वायर की जो ओरिएंटेशन है यानी इसका जो लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 40 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो हमने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F = I × L क्रॉस B, और हमने इसको लिखा था, ये है ILB साइन ऑफ अल्फ़ा × n यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, तो हम ये n यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ILB साइन अल्फ़ा। अब I की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है 10, लेंथ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है, B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है, 0.30, और साथ है साइन ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री ये क्वेश्चन में बता दी गई। आप इन सब को यहाँ पर पुट करें और पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.39 न्यूटन। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो हमारी लास्ट लेक्चर की जो है वो एक सेकेंडरी डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पर की। अब जो हम नेक्स्ट सिचुएशन जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, ये कौन सी क्वांटिटी है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस की, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और क्वांटिटी जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा वो डिफ़ाइन किया, और हमने ये कहा वो क्या है, वो थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through a certain area is called electric flux, or it is the dot product of electric field vector and area vector. सेम यहाँ पर है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आप डिफ़ाइन करेंगे यह है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हम देख चुके हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो क्या होती हैं, कर्व्स, यानी सर्कल्स की शक्ल में होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जैसे भी किसी भी जगह के ऊपर किसी भी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़रूर मौजूद होंगी। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सर्टन एरिया, किसी भी एरिया में से गुज़रने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैथमेटिकली ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, ये बी लिख दें क्योंकि बी हम मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। तो मैथमेटिकली ये किसके बराबर होगा, B.A
या जिसको आप कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका यूनिट सबसे पहले तो हम तलाश करते हैं। इसका यूनिट वैसे जो एस आई यूनिट है उसको वेबर कहा जाता है, 1 वेबर। अब 1 वेबर किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लास्ट लेक्चर में देखा था टेस्ला होता है। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन साथ हमने ये भी देखा था 1 टेस्ला को यूँ लिखा जाता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो जब इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो आप इस तरह से जो है वो 1 वेबर को देख सकते हैं कि 1 वेबर का टेस्ला के साथ क्या लिंक है और इसके साथ क्या लिंक है। दूसरी बात कि ये जो टेस्ला है इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें टेस्ला यूनिट है किस चीज़ का? टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स को जब एरिया से डिवाइड करते हैं ना, उस क्वांटिटी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होगा? आपने यहाँ पर कहा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सर्टेन एरिया। एक सर्टेन एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा गया। लेकिन यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड किया, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा, और जो जवाब आएगा उसको टेस्ला में मेजर किया जाएगा। और टेस्ला में क्या चीज़ मेजर की जाती है? टेस्ला में तो मैग्नेटिक फील्ड मेजर की जाती है, जिसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कहते आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ना, बी, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि फ़र्ज़ करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह से। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने बिल्कुल एक एरिया जो है वो पड़ा हुआ है, यानी एक सरफेस इनके सामने पड़ी हुई है और बिल्कुल यूँ परपेंडिकुलरली पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब आप जो है वो सिचुएशन ये देखें कि ये सरफेस है, ये जो बुक का फ्रंट पेज है ये यूँ पड़ी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ दाएँ से बाएँ से दाएँ जानिब हैं। तो होगा क्या कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्या कर जाएंगी? क्रॉस कर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि बेशक ये वाली जो सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो एरिया वेक्टर है, हमने कहा था एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के नॉर्मल होता है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी राइट साइड पे, एरिया वेक्टर भी राइट साइड पे। तो इस सिचुएशन में थीटा किसके बराबर है? 0। तो इस वक्त जो फ्लक्स होगा फाई वो किसके बराबर होगा? b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? व्हेन b वेक्टर एंड a वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इसको आप इस तरह से रीफ्रेज कर सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ थी और सरफेस बिल्कुल उसके क्या रखी थी? परपेंडिकुलर रखी थी। नेक्स्ट सिचुएशन, ये बुक मैंने यूँ रख दी है इस तरह से। अब बुक अगर मैं यूँ रखूँगा तो इसका एरिया होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यूँ पॉइंट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सिमत में गुजर जाएंगी, लेकिन इस सरफेस में से नहीं गुजर सकती, यानी इस सरफेस को कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करेगी। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो यूं ही थी इसी सिमत में, आपने यहाँ पर एक जो है वो सरफेस रख दी थी और वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ये मार्कर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दर कर रहे हैं, आपने सरफेस यूँ रख दी है इसके पैरेलल। अब कोई लाइन जो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस सिमत में जा रही हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो फ्लक्स होगा इस वक्त वो होगा 0 और मिनिमम फ्लक्स गुजरेगा। और इस सिचुएशन को आप रीफ्रेज करेंगे, व्हेन सरफेस इज़ हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने ये पैरेलल का सिंबल यहाँ पर लगाया है। और एक तीसरी सिचुएशन के जो एक जनरल सिचुएशन होती है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के ना परपेंडिकुलर रखेंगे ना पैरेलल रखेंगे, बल्कि इस तरह से किसी और एंगल के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, रख देते हैं। तो अब एरिया जो है वो क्या होगा इस सिमत में
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड पे, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अब आप फ्लक्स को यूँ लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा, यानी एरिया वेक्टर का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो जनरल फार्मूला क्या बना, बी ए कॉस थीटा, जिसको आप बी डॉट ए कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये डिस्कशन जो है वो तो कंक्लूड हुई, लेकिन इसके साथ एक एग्जांपल है, वो है एग्जांपल 14.2। तो हमने उसको डिस्कस करना है और उसके साथ ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो एग्जांपल 14.2 की मैं सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो बुक से रीड करता हूँ, और स्टेटमेंट के साथ साथ ही हम क्या करे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख लेंगे, डाटा जिसको कहा जाता है, और फिर जो है वो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो एग्जांपल 14.2, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज़ गिवन बाय बी इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड बता दी गई है, बी वेक्टर की शक्ल में दी गई है, 40 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 18 इंटू के यूनिट वेक्टर। अब आई यूनिट वेक्टर आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए होता है, और के यूनिट वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के लिए होता है, ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो बताया गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी हमने कहा बी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू एन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हुई, हमने तो एरिया वेक्टर लिखना है क्योंकि हमने तो डॉट प्रोडक्ट लेनी है। इन दिस रीजन इफ़ द लूप लाइज फ्लैट इन एक्स वाई प्लेन। अब लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। अब आप जानते हैं हमने ये कहा था किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सरफेस पड़ी हुई है एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, जेड एक्सिस। इसका मतलब है एरिया की जो डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस है, तो साथ क्या लिख दिया जाएगा, के यूनिट वेक्टर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। 1 सेंटी मीन्स 10 रेज टू द पावर -2, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज टू पावर -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर। अब आप जो है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, 40 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 18 इंटू के यूनिट वेक्टर डॉट 5.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इंटू के यूनिट वेक्टर। चैप्टर नंबर 2 डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल करें कि जब भी आपको वेक्टर्स जो हैं वो किस फॉर्म में गिवन हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में गिवन हो, तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, वाई को वाई से, और जेड कंपोनेंट को जेड से। इसमें एक्स कंपोनेंट है 40, इसमें एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कोई सिचुएशन नहीं बनती। इसमें वाई कंपोनेंट नहीं है, इसमें भी वाई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब है वाई कंपोनेंट की प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगी। जेड कंपोनेंट -18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -90 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 के डॉट के 1 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया -90 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और ये जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वेबर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब एक चीज़ बच्चे देखते हैं कि बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है +90 इंटू 10 रेज पावर -4, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जब भी फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब है किसी भी सरफेस से बाहर की जानिब है, और जब भी फ्लक्स नेगेटिव हो तो उस वक़्त मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इनवर्ड है। तो इसका मतलब है उस वक़्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की जानिब जा रही हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। अब आप देखें नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ बाहर की तरफ निकलेंगी तो इस फ्लक्स को कहा जाएगा आउटवर्ड फ्लक्स, लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इधर साउथ की तरफ पहुंचेंगी तो यहाँ से यूँ अंदर की तरफ दाखिल हो रही होंगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स। तो एक साइड से बाहर निकलेंगी तो दूसरी साइड से जो है वो क्या होंगी, इस तरह से कर्व होके यूँ अंदर की जानिब जो है वो मूव करेंगी। तो इसलिए
आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को इंटरप्रिटेशन जो है वो दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।